नमस्कार। अमित शाह ने मोदी के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अमित शाह की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा बिना नेता सदन के आखिरी अभिभाषण के स्थगित कर दी गई। दूसरी तरफ संसद में अपना आखिरी भाषण मोदी देने की हिम्मत नहीं कर पाए और संसद भी स्थगित कर दी गई। दूसरी तरफ इधर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश और नायडू को चिट्ठी लिख दी है कि अंबेडकर का अपमान सहने के बाद कब तक मोदी के पिछलग्गू बने रहेंगे। तो आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी है, उनसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि पहले तो संविधान के अपमान वाले अध्याय ने मोदी को बैसाखी पर लाकर खड़ा कर दिया और अब अमित शाह के अंबेडकर के अपमान वाले मैटर के बाद अब बीजेपी का कितना नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। अशोक सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। अशोक सर, पहले संविधान वाले अध्याय ने तो बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा और अब ये जो अंबेडकर का अपमान वाला मैटर है, इससे क्या बीजेपी को नुकसान होगा? अगर नुकसान होगा तो क्या होगा अशोक सर? और दूसरी बात ये कि क्या ये संसद सत्र खत्म होने के साथ ये बात क्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी? नहीं, बात खत्म होने वाली नहीं है। देखिए, आम्बेडकर जी का अपमान भले ही अमित शाह जी कहे कि तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। हाँ। उनका वक्तव्य राज्यसभा के रिकॉर्ड में है, उनका वक्तव्य वीडियो में है, उनका वक्तव्य ऐसा पूरा का पूरा वक्तव्य कोई तोड़ मरोड़ करके तो नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आम्बेडकर 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 की रट लगा के बैठे हो। इतनी देर इतना बार भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। यही बात कही ना। तो आम्बेडकर 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 नाम से इतनी घृणा क्यों, ये गृहमंत्री बताएं। और जो आम्बेडकर दलितों के, पिछड़ों के, आधी आबादी के, महिलाओं के यदि भगवान हो, आप तो महिला हैं प्रज्ञा जी, यदि ये आम्बेडकर की ही सोच थी जो आप मतदान का अधिकार ले पाई। नहीं तो जब अपने देश के संविधान ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया तब अमेरिका और यूरोप में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। तो आज कौन किसका भगवान होगा? अमित शाह ये भी बता दे मोदी 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 बोलने से इनको स्वर्ग मिलता है क्या? और जब गलती हो गई तो माफी मांग के काम खत्म कर देते। लेकिन फिर जिद पे अड़े कि किसने, देखिए क्या है ये, जब आप गंदगी में कीचड़ पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके चेहरे पे अभी आएगा। फिर आप शुरू हो जाएगी कांग्रेस ने क्या किया, फिर कांग्रेस कहता है संघ ने क्या किया। यदि आम्बेडकर का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया तो संघ ने किया। हिंदू कोड बिल पे आम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया तो उसके लिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू का पत्र है जिसमें वो कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप बने रहते तो मुझे ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि हिंदू कोड बिल आपकी नितांत जरूरत है। ये मेरा अपयश है कि मैं इसको पास नहीं करवा पा रहा हूं। कौन नहीं करवा पा रहा था? पार्लियामेंट का घेराव किसने किया था हिंदू कोड बिल पे? हिंदू कोड बिल में क्या था? महिलाओं को अधिकार था वोटिंग का, समानता का अधिकार था। तो आम्बेडकर जी का द्वेष कौन कर रहा था? आम्बेडकर जी को किसने मुंबई में हराया चुनाव? आम्बेडकर जी के खुद के जो अभी किताबें जो छपी है उसमें तो ये लिखा है कि सावरकर और डांगे ने हरवाया था। कांग्रेस ने हरवाया होता तो कांग्रेस क्यों उनको बंगाल से फिर उपचुनाव में जितवा के लाती? कांग्रेस को आम्बेडकर नहीं चाहिए होती तो कांग्रेस के हाथ में तो पूरी सत्ता थी, नहीं बनाते ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। तो क्या वकीलों की कमी थी क्या? संविधान के नाम पर प्रायश्चित करने के लिए ही संसद में संविधान की चर्चा रखी गई अशोक सर, और अब एक और बम फोड़ दिया अमित शाह ने, एक और मुसीबत लाकर छोड़ दी। सवाल ये है प्रज्ञा जी, क्या होता है यदि आप किसी से घृणा करते हैं, आप किसी से बिल्कुल घनघोर घृणा करते हैं, जिसका द्वेष करते हैं, तो लिपापोती के लिए आप उनको अच्छा कह सकते हैं, लेकिन फिर दिल की बात जबान पे आई जाती है। आम्बेडकर के प्रति इनका रवैया क्या है ये उनके जबान में आ गया। आम्बेडकर आम्बेडकर क्यों नहीं कहे भाई? सुबह जय भीम कहे लोग, कई लोग कहते हैं सुबह एक दूसरे को प्रणाम करते समय कुछ लोग राम राम कहते हैं, कुछ लोग जय भीम कहते हैं। वो लोग जय भीम कहते हैं प्रज्ञा जी जिनने इस देश में नर्क देखा है। अमित शाह ने नर्क नहीं देखा। नर्क आज भी वो लोग देख रहे हैं जो मूंछ रखने पे मारे जाते हैं,
जो गॉगल पहनने पे पीटे जाते हैं, जो सवर्णों के कुएं पे पानी पीने से उनको पिटाई होती है। आज अपनी बारात में घोड़ी पे बैठने के लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। उन लोगों के लिए नर्क पूछिए क्या है। वर्तमान नर्क में से स्वर्ग का रास्ता यदि किसी ने अपनाया हो, अधिकार यदि किसी ने दलितों को दिए हो, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने। तो बाबा साहब आम्बेडकर पे तो बोल गए आप। आपने तो जो करना है कर लिया। आप तो क्या है, एक झूठ बार बार बोलो कि कांग्रेस ने कांग्रेस ने कांग्रेस ने। मैं कहता हूं चलो कांग्रेस ने किया, ये भी बात मान ले हम, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ गलत किया, इसका मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप भी गलत करें। फिर आप तो अच्छा करते बाबा साहब आम्बेडकर के साथ। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेने पे इतनी घृणा क्यों आपको, कि आप कहते हो कि इससे तो भगवान का नाम लेते तो सात स्वर्ग मिल जाते। यही कहा ना, ये तो नहीं कहा कि आम्बेडकर के साथ भगवान का भी नाम लेते, ये तो नहीं कहा। राइट, आम्बेडकर की जगह भगवान। हाँ, मतलब तो कुल दिल में जो मिलाकर था वो मुंह पर जबान पे आ गया, वो आना ही है, वो आना ही है। अच्छा अशोक सर, संविधान के अध्याय से तो मोदी बैसाखी पर आ गए, सबने देखा। अब ये अंबेडकर का अध्याय बीजेपी को कहां लाकर छोड़ेगा? इसका कितना नुकसान होगा, क्या क्या नुकसान होगा अशोक सर? देखिए, सबसे पहले एनडीए के गठबंधन के मित्र दल क्या करेंगे? हाँ, पासवान, मांझी, हमारे महाराष्ट्र के आरपीआई के नेता आठवले, रामदास आठवले जी, ये सब सत्ता के मक्खन इतना मुंह में ठूस के भरा है इनके, कि इनके गले से आवाज नहीं निकाल रही है कि इनके भगवान को कोई अपमानित करता है और ये उसकी आवाज भी निकाल नहीं पाते। लेकिन जो उनका मतदाता है वो चुप नहीं बैठेगा, वो आंदोलित है, वो क्रोधित है। यही अब जो बैसाखियों पे जो आपने कहा सरकार, किन बैसाखियों पे है? ये नानी सरकार जी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, ये बैसाखियों पे। अब आज सुबह से जो घटनाक्रम बिहार में हो रहा है वो एनडीए गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी, किसी भी राज्य में जो समिट होती है, इन्वेस्टमेंट समिट, वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि उस राज्य का भाग्योदय वहां आने वाले निवेश से होगा, इंडस्ट्रीज लगेगी, रोजगार पैदा होगा। और बिहार में तो इसकी सख्त जरूरत है। आज बिहार में इतनी बड़ी समिट का आयोजन है और मुख्यमंत्री गायब है। क्यों गायब है? क्या मुख्यमंत्री कुछ और सोच रहे हैं? नीतीश कुमार, क्या मुख्यमंत्री उस समिट पे एक सज्जन और आए हैं, अडानी साहब, जी, क्या वो प्रणव अडानी जो आए हैं उनके साथ दिखने से परहेज कर रहे हैं, या कोई और इंडिकेशन दिखा रहे हैं नाराजगी के? जो मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, कुछ बहुत नजदीकी लोग हैं नीतीश कुमार के, उनसे भी बातचीत हुई, ये एस्केलेट होता गया, ये बहुत दिनों से भरा हुआ था। पहली बार बीजेपी की तरफ से एक उनको फार्मूला दिया गया है कि आने वाली विधानसभा में 243 सीटों में से 103 सीटें आप लड़ लीजिए, बड़े भाई होने के नाते 100 सीटें हम लड़ लेंगे जी, और 40 सीटें हम मांझी, पासवान और बाकी मुकेश कुमार के लिए छोड़ देंगे। इनका क्या, नीतीश कुमार का काम कहता है कि हमको कोई लेना देना नहीं है, विधानसभा की सीटें हम बांटेंगे, आप नहीं। लोकसभा में आपने खेल कर लिया, अब विधानसभा हमारे हाथ में है, हम राज्य में बड़े हैं। तो हम 205, 200, 2005, 2010 का ही फॉर्मूला रखेंगे, या 143 पे हम लड़ेंगे, 100 पे आप लड़िए, और ये जो पासवान वासवान जितने भी आपने नाम लिए, ये आपके पार्टनर है, आप उनको एडजस्ट करिए, हम पे मत थोपिए। वो चिक चिक चल रही है। दूसरी ओर संजय झा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको इन्होंने बनाया था, उनके घर पे इन्होंने, संजय झा को बड़ा बंगला अलॉट हुआ पहली बार सांसद बनने पे। इतना बड़ा बंगला जनरली होता नहीं, लेकिन फिर बीजेपी की कृपा। और उनके गृह प्रवेश में अमित शाह से लेकर तमाम एनडीए के बड़े नेताओं का कुनबा इकट्ठा हुआ। वो नीतीश कुमार को कुछ अलग षड्यंत्र की तरफ इंडिकेट कर रहा था। ऐसा ही उनके पास एक पहले भी आरसीपी सिंह थे, एक ब्यूरोक्रेट थे जिनको नीतीश ने नेता बनाया,
उनको भी बीजेपी ने ऐसा ही अपने पाले में कर लिया। हम्म। वो एक बात थी। और इसी की नाराजगी का जो कंपाउंड इफेक्ट है, उन्होंने जो महिला संवाद यात्रा शुरू की थी और जिसपे लालू ने कहा था कि आंखें सेकने के लिए यात्रा कर रहे हो क्या महिलाओं के नाम पे, तो उन्होंने तुरंत उसका नाम बदल दिया, प्रगति यात्रा की। वो प्रगति यात्रा 2 दिन बाद चालू होनी थी, वो भी रद्द कर दी, क्योंकि नीतीश जी को ये पता है कि जो अपने कोर वोटर के पास जाएंगे, देखिए 16% के आसपास दलित है बिहार में, उसमें से मोटे मोटे तौर पे 5% पासवान भी अपने अलग कर दिए, तो 11% महादलित है जी। वही 11% वोट शेयर है, हार्ड कोर वोट शेयर सपोर्टर है नीतीश कुमार का। वही 11% बाबा साहेब आम्बेडकर को भगवान मानता है, और वही 11% उद्वेलित है, क्रोधित है। तो क्या आने वाले समय में अमित शाह जी के साथ खड़े होकर वोट मांग पाएंगे? तो क्या इस प्रकरण से ये जो बात कही है अमित शाह ने, अंबेडकर का अपमान किया, इस बात के आरोप अमित शाह पर लग रहे हैं, जो बात कही कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, इससे क्या वोट छिटकेंगे क्या? यकीनन वोट छिटकेंगे। लेकिन प्रज्ञा जी, नतीजे क्या चुनाव के आएंगे, आजकल मैं बड़ा कॉशियस हो गया हूँ। आज मैं सुबह एक कार्यक्रम में बात कर रहा था, गुजरात के एक चैनल पे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव है, तो आपका विश्लेषण, आपको क्या लगता है? मतलब इसके अब आजकल 2 विश्लेषण हो गए। एक विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषण है, उस विश्लेषण के तहत मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ठीक ठाक करेगी जी, सीट कम हो जाएगी, लेकिन सत्ता में आने का मत जुगाड़ कर लेगी। ये राजनीतिक विश्लेषण है। और बोले दूसरा विश्लेषण, बोला दूसरा विश्लेषण मशीनी विश्लेषण है, बीजेपी 50-60 सीटें लेके सरकार बना लेगी। अच्छा अशोक सर, आपने दिल्ली की बात भी छेड़ी, और क्योंकि अभी हम बिहार की चर्चा भी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है और अंबेडकर के अपमान की याद दिलाई है। इस चिट्ठी पर आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस? यकीनन यकीनन ये सभी लोगों को चिट्ठियां, मतलब ये, मतलब उन्होंने तो ये, क्योंकि नानी सरकार है तो इन्होंने 2 बड़े पिलर्स को लिखे हैं, लेकिन रामदास आठवले को भी ये पूछा जाएगा। रामदास आठवले का आरपीआई का मतदाता पूछा जाएगा, बाबा साहब का अंबेडकर का अपमान हो रहा था और आप वहां पे मक्खन खा रहे थे, सत्ता की शर्म नहीं आती आपको? निर्लज्जता की इंतहा हो गई। पासवान का कुनबा उसको पूछेगा कि आपके लिए ये गुजराती महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर महत्वपूर्ण? सवाल वो है अभी। अब यदि आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में करीब करीब 16.6%, 2011 की जनगणना के अनुसार 16.6% बैकवर्ड है, दलित है। जी जी जी। 29 सीटें ऐसी है 175 में से जो सीधे रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए। उसमें माला और मोड़िगा, ये 2 जातियां हैं प्रोमिनेंटली, ये आंबेडकर को पूछती है। क्या इस वोट बैंक को चंद्रबाबू नायडू नजरअंदाज कर पाएंगे? सवाल वो है। फंसे सभी हैं अभी जी, कुछ डर के मारे में नहीं बोलते। अशोक सर, एक चीज देखने को मिली, हम सभी ने देखा है कि एनडीए के जो बाकी सहयोगी दल हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, नायडू की बात करें, अठावले की बात करें, पासवान की बात करें, तमाम सहयोगी दल अमित शाह की इस मैटर पर घुस नहीं रहे हैं। मतलब अंबेडकर के अपमान वाले मैटर में कुछ साफ प्रतिक्रिया अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, ना ही खुलकर विरोध कर रहे हैं विपक्ष का। आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं इनके जो सहयोगी दल है उनको ये लगने लगा है कि जो रायता अमित शाह ने फैलाया है उससे उनका भी बंटाधार हो सकता है? सभी का बंटाधार होगा। मायावती जी ने भी ट्वीट किया, बहुत लेट ट्वीट किया। अब लोग कहते हैं कि मायावती जी ट्वीट ना फॉर्मेलिटी हुए, डर के मारे किया, और उन्होंने बीजेपी को कम कांग्रेस को ज्यादा लपेटा। मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस ने जो किया, चलो ठीक है, मान लिया कांग्रेस ने अपमान किया, तो कांग्रेस ने अपमान किया, इसका अर्थ बीजेपी को लाइसेंस मिलता है क्या अपमान करने को? सवाल ये है। और फिर कांग्रेस ने अपमान किया, आपने भी अपमान किया, तो फिर आप दोनों तो सरीके हैं, तो फिर तुमको ही क्यों ढोए? कांग्रेस कम से कम संविधान की बात करती है, तो आप तो मनुस्मृति की बात करते हो। तो कुल मिलाकर ये मामला गले फंसा है।
इसकी तपिश जो है सिर्फ भाजपा को नहीं, इसकी जी। तपिश संघ को भी मिल रही है। अच्छा। संघ कैसे जो सर? एक नया सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास कर रहा है बार बार। देखिए संघ का ही सोशल इंजीनियरिंग था यूपी में, जो ओबीसी और सब लोग नॉन यादव ओबीसी सारे जुड़े थे। ये वही सोशल इंजीनियरिंग था। उस सोशल इंजीनियरिंग पे इंपैक्ट पड़ता है जब बीजेपी के लोग ऐसी बात करते हैं। और यही कारण है कि मोहन भागवत ने पूना में जो बोला उसको भी अपने को उसी चश्मे से देखना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग राम मंदिर बनाने से अपने आप को हिंदुओं का नेता मानने लगे हैं। कौन है वो लोग? जो राम को लाए हैं वही उन्हीं को लाएंगे, किसके लिए नारा था ये? तो क्या संघ को डर है कि संघ का जो हथियार है हिंदुत्व का वही बीजेपी हाईजैक कर रही है? पुणे में जो विश्व गुरु व्याख्यानमाला चल रही थी, विश्व गुरु भारत व्याख्यानमाला, उसमें व्याख्यान था मोहन भागवत जी का जी। और उन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनने के लिए आज विश्व में पैसे की कमी नहीं है, विश्व में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, लेकिन अशांति क्यों? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भारत ही सिर्फ उनको बता सकता है और वो रोल मॉडल भारत को बनना पड़ेगा। उसके पहले भारत को एक मॉडल अपने यहां बनाना होगा। कौन सा मॉडल होगा? जाति, धर्म, पंथ, इन सबको एक साथ रखना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा, एक समन्वय बनाना होगा, हर एक की इज्जत करनी होगी। राम मंदिर के बाद हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। राम मंदिर था, हो गया खत्म। संभल और अजमेर की जगह नहीं है, ये बोला है। तो प्रज्ञा जी जब उनका ये वक्तव्य आया सोशल मीडिया में, किसी ने ट्वीट किया, उसके नीचे के कमेंट पढ़ेंगे आपको तो आपको पता पड़ेगा कि अब क्या हुआ है देश में जी। एक ट्वीट ऐसा था कि मोहन भागवत जी संघ की गद्दी छोड़ दो, ये डरपोक लोगों का काम नहीं, जो हमारा है हम लेके रहेंगे। ये जब वक्तव्य आने लगते हैं, जब लोग संघ को भी ललकार रहे हैं जी, तो एक ऐसे भस्मासुर को पैदा किया संघ ने कि संघ अब उससे भी भागता नजर आ रहा है। अच्छा अशोक सर, संसद में जो हमने देखा वो आपने भस्मासुर का नाम लिया इसलिए मुझे याद आया, संसद में जो हमने देखा वो देवासुर संग्राम जैसा ही था। राहुल गांधी के मारने से 2 भाजपा सांसद आईसीयू पहुंच गए हैं और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बड़े नेता बताएंगे उस हिसाब से उनको छुट्टी दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर्स को बताना चाहिए ना कि छुट्टी कब देंगे, बड़े नेता क्या बताएंगे? अरे वो इतने फर्जी थे कि आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि नहीं पता नहीं। वो जब ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत डीप वुंड थी, स्टिचेस आ गए थे। हाँ। तो आपकी जैसे ही कोई तेज तरह रिपोर्टर थी, सबक करा दिया, तो उस रिपोर्टर ने इतना ही पूछा कि कितने स्टिचेस आए थे, ये बता ही नहीं पाए क्योंकि स्टिचेस आए नहीं। यस, देखिए सोशल मीडिया पे तो मजाक उड़ रहा है, पहले ऐसा हाथ रख के है, फिर एक छोटी चिप भी है, फिर एक बड़ी चिप भी है, फिर उसके बाद और आखिरी तो पूरे बॉडी को बैंडेज है। जया बच्चन तो उनको ऑस्कर के लिए नामित कर रही हैं, दोनों को, प्रताप सारंगी को और राजपूत जी, दोनों को, दोनों सांसदों को। बेचारा वो राजपूत तो बता रहा है कि राहुल गांधी आगे थे, पीछे से धक्का आ रहा था, उनका कोई नहीं सुन रहा। प्रताप सारंगी का भी एक बयान है, उनसे पूछा गया कि आपको राहुल गांधी ने धक्का मारा, तो उन्होंने कहा कि हाँ धक्का मारा, और जब पूछा गया कि कहाँ धक्का मारा तो उन्होंने कहा कि पीछे से राहुल गांधी पर धक्का आया और वो हमारी तरफ आ गए, ऐसा कुछ बोला प्रताप सारंगी ने। और दूसरी बात है, एक महिला का वक्तव्य कि राहुल गांधी मेरे इस पे आ रहे थे, मैंने तो कहा कि सीसीटीवी फुटेज है ना भाई, सब देख के राहुल गांधी ने ऐसा किया होगा तो 2-4 केसेस ठोक के बिल्कुल आजीवन कारावास करवा दो, करवा तो दो। गुड क्वेश्चन कब तक झूठ बोलोगे? संसद में तो कहा गया चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, मैंने वही तो कहा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करा सकते
सकते हैं, सीसीटीवी निकाल करके तो 2 सेकंड में दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। अरे लेकिन प्रज्ञा जी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो कैसे करेंगे? ऐसा हुआ ही नहीं तो कैसा करेंगे? इनका झूठ नग्न हो जाएगा, वो नहीं करना चाहते। तब जब सबदूर झूठी परोस रहा है, उसमें सच्चाई ढूंढने का प्रयास मत करो। ये 2013 की भाजपा है। अरे एफआईआर हो गई अशोक सर, एफआईआर हो गई उस पे। नहीं, उन्होंने उसमें जो पहले ही हत्या का प्रयास का मुकदमा, उसमें तो वो हटा दिया उन्होंने। उनको अच्छा। समझ में आ गया कि हत्या का प्रयास नहीं हो जाएगा, जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन अपहरण, धमकी, मतलब मुझे कई बार लगता है कि मैंने सुषमा स्वराज जी को बहुत नजदीक से देखा है प्रज्ञा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं कायल था उनके उनके जो राजनीतिक अभ्यास है उनका, उनके शब्द को और उनका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। मुझे याद है कि वो बीजेपी की ऑफिस में यहाँ थी, और जब बार बार वहां से मैसेज आ रहे थे पाकिस्तान से, आडवाणी जी पाकिस्तान के टूर पे थे, और वो जिन्ना के मजार पे जाके जो प्रेस रिलीज अभी इधर रिलीज नहीं हुआ क्या, रिलीज नहीं हुआ क्या, तो सुषमा जी रेडी नहीं थी कि वो प्रेस रिलीज करें। और उन्हें किसी ने कहा कि वो अडवाणी जी का बहुत बार बार पाकिस्तान से फोन आ रहे कि अडवाणी जी के यहाँ से कि आप इसको जल्दी रिलीज कीजिए। उन्हें कहा कि भैया चुनाव इंडिया में लड़ना है अपने को, पाकिस्तान में नहीं लड़ना। आखिरकार रिलीज होना पड़ा। और उसके बाद अडवाणी जी का क्या हुआ? अडवाणी जी के राजनीतिक भविष्य पे जो ग्रहण लग गया, वो बेचारे अभी आईसीयू में है, मतलब हॉस्पिटल में है। भगवान करे उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। वो सुषमा स्वराज थी। मुझे पता है सुषमा स्वराज नागपुर के एक अधिवेशन में जो उन्होंने अटल जी सरकार को खड़ा कर दिया था कटघरे में, कई सवाल पूछ के। सुषमा स्वराज जी का वो भाषण याद करिए आप, जब पहली बार 2014 में 13 में जब जीत के आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जब सदन शुरू हुआ पहली बार जी, और सदन में सभी लोग कांग्रेस के कुकर्मों का पाड़ा पढ़ रहे थे, बीच में बोलने के लिए सुषमा जी खड़ी होगी और सुषमा जी ने कहा कि अब कांग्रेस के यूपीए सरकार के कुकर्मों का पाड़ा पढ़ना बंद कर दीजिए। राइट। वो लोगों ने देखा, इसलिए हमको सत्ता में लाया है। हमको सत्ता में इसलिए नहीं लाया कि हम उनका पाढ़ा पढ़ाएं और लोगों को बताए क्या है। चुनाव के टाइम पे बहुत बता दिया हमने। अब हमारे हाथ में सत्ता आई है तो हम देश को बताना चाहिए ऐसे टाइम पे कि अब हमारे पास रोड मैप क्या है सरकार का। राइट। अब विपक्ष को खुशना बंद कर दीजिए। ये बोलने की हिम्मत, ये बोलने की हिम्मत सदन में, उस सदन में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा होगा, वो सुषमा स्वराज है। उनकी बेटी यदि ऐसी काम करती है तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। क्योंकि जो जो हम प्रॉब्लम क्या है प्रज्ञा जी, यूपीए काफी देर तक, मतलब 10 साल जो हम लगातार वहां रहे हैं, तो यूपीए कांग्रेस ज्यादा सत्ता में रही। जब मैं दिल्ली में था पिछले कई सालों से दिल्ली में हूँ, तो जब सरकार को सवाल पूछते थे तो बट नेचुरली बीजेपी के हम मित्र हुआ करते थे, बीजेपी हमको मित्र मानती थी। तो बीजेपी में बहुत अच्छे संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है कई लोगों से। कई लोगों से मतलब अब हम कई बार व्यक्तिगत आदमी, कई जगह तो हम नाम की जगह मौसी, बुआ इस शब्दों से, इससे, क्योंकि ताई जी के घर एक बेटे का प्यार, एक माँ का प्यार दिया उन्होंने, तो उस वजह से कभी लोगों से मेरे संबंध इतने ये थे। मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी के साथ बैठ के घंटों चर्चा की है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूं भाजपा और संघ के। तो मैंने उनकी उनकी व्यक्तित्व देखा है। उनके व्यक्तित्व में कभी ऐसा ओछापन नहीं था। सर कभी ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखा आपने? कभी कभी नहीं, कभी नहीं, सीरियल कभी जैसा संसद में? अरे मैंने कहा ना, प्रमोद जी ने हमको किस्सा सुनाया था कि जब खुड़बिल फील गुड फैक्टर के बाद सरकार हार गई, लेकिन इतनी बुरी नहीं हारी थी। तो प्रमोद जी ने कहा कि कुछ लोग कहते कि हमको प्रयास करना चाहिए सरकार बनाने का। तो गुस्से से प्रमोद की तरफ देख के, प्रमोद जी की तरफ देख के अटल जी ने कहा
कि प्रमोद, जनादेश हमें विपक्ष में बैठने का है, जनादेश का आदर करना सीखो। ये अटल जी थे। जी जनादेश विपक्ष में बैठने का है, बिल्कुल। जनादेश का आदर करना सीखो। यहां तो सत्ता में रहने का आदर है, चाहे एकदम तोड़ फोड़, नोचो ईडी सीबीआई घसीटो, करके छीनो लूटो डकैती मारो, लूटो, धक्के तुम सत्ता मारो, में रहो। सत्ता में रहो। कोई विरोध करता है तो उसका स्वर दबाओ, लांछन लगाओ, आरोप आरोप लगाओ। लगाओ, एफआईआर दर्ज करो। ये दिल्ली पुलिस, शर्म नहीं आती इनको? हम्म राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी बिल्कुल दूध के धुले हैं, चलो ठीक है एफआईआर, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन तो होता है। हम्म आज मैं किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तो बोले कंप्लेंट लिखनी चाहिए, कंप्लेंट की रिसीव देते हैं। हम्म। अब हम भी इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और इतनी तत्परता थी तो जब देश की बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लाया, उनके साथ तो व्यभिचार हो गया था, उनकी इज्जत पे हाथ डाला था किसी नराधम ने, वो बीजेपी का सांसद था, तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर दर्ज करने के लिए। तब कहां गई थी तत्परता दिल्ली पुलिस की? अच्छा अशोक दिल्ली सर। पुलिस, दिल्ली कांग- पुलिस का घोष वाक्य है, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में। हम्म वो आपकी सेवा, आपका जो है अर्थ सत्ताधीशों की सेवा में। जी। अच्छा अशोक सर, कांग्रेस ये बात कह रही है कि बीजेपी ने अमित शाह को बचाने के लिए और अडानी वाले मामले को छुपाने के लिए जानबूझकर लड़ाई झगड़ा किया है ताकि उस मुद्दे को दबाया जा सके। क्या बस ना ऐसा कीजिए, है? और क्या बिल्कुल। इस चीज से वो मुद्दे दब जाएंगे? नहीं नहीं, वो फंस गए, मामला फंस गया थोड़ा। हाँ। मुझे लगता है कि अडानी को दबाने के लिए अंबेडकर जी आए, अंबेडकर का मामला इतना बड़ा हो गया कि वो गलती हो गई। मैं आज ही किसी को उदाहरण बता रहा था कि ये फायर फाइटिंग में जब पेट्रोल के कुएं को, क्रूड ऑयल के तेल को, तेल के कुओं को जब आग लगती है तो उनको पानी या गैस से नहीं बुझाया जाता है। हम्म एक नई टेक्निक होती है कि उस आग जहां लगी है, जिस कुएं के मुंह पे, उससे जितने नजदीक जा सके उतने नजदीक जाकर एक बड़ा विस्फोट किया जाता है। अच्छा। उस विस्फोट से उस एरिया का 50 मीटर एरिया का ऑक्सीजन कट ऑफ होता है, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाता है आग बुझ जाती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग जल नहीं सकती। राइट। वो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास ही टेक्नोलॉजी है कि वो नाली पे उल्टा मटका रख के आग जला लेते हैं। वो पेटेंट अभी उन्होंने वर्ल्ड को बताया नहीं, सारी दुनिया देखना चाहती है कि बिना ऑक्सीजन के कैसा गैस जलेगी। जी। तो वो जो है, तो वैसा ही इन्होंने किया, अडानी के लिए एक छोटा विस्फोट करने का प्रयास किया, वो विस्फोट हो गया बड़ा, उससे लगी ज्यादा बड़ी आग। अब खुद उसको ही झुलस रहे हैं। उसको बुझाने के लिए बाहर का विस्फोट था। लेकिन अंबेडकर बाबा की आग इतनी है क्योंकि लोग अंबेडकर जी को मन से, दिल से प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है अशोक सर। मैं तो कई दलित परिवारों के बीच में गई, मैंने देखा पूजा करते हैं सर इनके लिए भगवान राम, मानते हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी जी। नेता चंद्र बोस, और आपके तुम्हारे जितने भी शहीद हुए, भगत सिंह से लेके बाकी तमाम लोग, ये इनके लिए एटीएम है। इनको उनसे कोई लेना देना नहीं। चुनाव आ गए, एटीएम खड़ा कर दिया, फटाफट वोट टिकटवाए, चालू हो गए। जी। कुछ लोगों के लिए एटीएम नहीं, वो भगवान होते हैं। बिल्कुल सही बात। जिनके घर में छोटी का झोपड़ा है और झोपड़े में बाबा साहब आम्बेडकर का फोटो है, उसी की पूजा होती है रोज, वही दिया लगता है। उस परिवार पे जो चोट लगी वो ठीक होना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है अशोक सर। इसका क्या नुकसान उठाएगी भाजपा आगे? भाजपा नुकसान तो उठाएगी, लेकिन देखिए जब मशीनों से चुनाव होना है तो फिर हम क्या करेंगे, कौन सा विकास, लेकिन कौन सा। संविधान के मसले पर तो आ गए ना बैसाखी पर। देखिए संविधान के मसले पे तो आ गए, तभी तो उन्होंने अब मशीनों का खेल चालू कर दिया। उनको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया कि हम ऐसा नहीं जीत पाएंगे। तो हरियाणा में ट्राई किया और महाराष्ट्र में तो बड़े लेवल पे किया। और लोकसभा में आते आते मैंने कहा ना, लोकसभा 500 पार बीजेपी, लिख लीजिए मेरे से। अरे बाप रे बाप। 500 पार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार।
तो हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। समय समय पर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस को शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट पे बताइएगा। नमस्कार।